हेलो फ्रेंड्स, फाउंडेशन कोर्स इन फिजिक्स फॉर क्लास 12 की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे पार्ट 4 ऑफ चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। इसके पहले बताए थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। अब यहाँ पर जो है कि फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। आखिर इलेक्ट्रिक फील्ड की जरूरत ही क्या है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है। आप कहोगे कि यदि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर पता है, इस पॉइंट पर हम कोई भी टेस्ट चार्ज क्यू रखेंगे, उस पर हम तुरंत फोर्स बता सकते हैं, क्यू टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड। सही, ठीक है। लेकिन क्या होता है यदि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ नहीं पता है। एक्चुअली इलेक्ट्रिक फील्ड को पता करने के लिए हमें तो पता करना पड़ेगा ना कि जो चार्ज है वो कहाँ पर रखा हुआ है, कितना डिस्टेंस पर रखा हुआ है यहाँ से। इलेक्ट्रिक फील्ड हम तब तक नहीं जानेंगे जब तक हम ये क्यू नहीं जानते, आर नहीं जानते। और जब हम क्यू और आर हमें पता है तो हम डायरेक्टली फोर्स भी तो निकाल सकते हैं, कि हम कह सकते हैं 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू बाय आर स्क्वायर। ये डायरेक्ट कैलकुलेशन भी का फोर्स का भी तो हो सकता है। यहाँ पर जो कुछ हमने निकाला है Q टाइम्स E, क्योंकि E हमने ऐसे निकाल लिया, पहले हमने E निकाल लिया और उसको Q से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। ये कहना कि यदि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता है तो Q हमें पता, फोर्स हमें पता हो जाएगा टेस्ट चार्ज पर, ये कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि यदि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं भी पता है तो भी हम फोर्स पता कर सकते हैं, क्योंकि हमें ये तो पता रखना ही पड़ेगा Q और ये डिस्टेंस R इलेक्ट्रिक फील्ड जानने के लिए। तो वही इन्फॉर्मेशन अभी भी मुझे दीजिए, हम फोर्स बता देंगे। तो ये तो कोई बड़ी बात नहीं हुई, फिर हम क्यों इलेक्ट्रिक फील्ड के पीछे पड़े हुए हैं। तो देखिए, ये क्लियर यहाँ पर अभी उतना नहीं होगा। आप यहाँ पर केवल ये कह सकते हो कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो थोड़ा बहुत आइडिया आता है यहाँ पर कि ये जो फोर्स किस तरह से काम करता है टेस्ट चार्ज पर। एक चार्ज है क्यू, ये टेस्ट चार्ज है क्यू, ये दोनों के बीच में फोर्स लगता है। मान लीजिए हम फोर्स कंसीडर कर रहे हैं टेस्ट चार्ज पर, तो जो टेस्ट चार्ज है उस पर फोर्स किस तरह से लगता है, क्यू से यहाँ पर आता है। आप केवल ये कह सकते हो कि ऐसा है कि ये जो सोर्स चार्ज है वो एक फील्ड क्रिएट करता है, और ये टेस्ट चार्ज जो है उस फील्ड के साथ इंटरेक्ट करता है और तब इस पर फोर्स लगता है। तो यही यहाँ पर आप कह सकते हो केवल कि ये जो सोर्स चार्ज है उसने एक फील्ड क्रिएट किया, और फील्ड हमेशा है, टेस्ट चार्ज रहे या ना रहे। जब भी यहाँ पर इसके पास टेस्ट चार्ज आता है तब यह टेस्ट चार्ज फील्ड के साथ इंटरेक्ट करता है। तो आप यही कह सकते हो कि फील्ड जो है वो एक इंटरमीडियरी है फोर्स लगने के लिए। मैं जो फोर्स दोनों चार्जेस के बीच में लगता है उसके लिए वो एक इंटरमीडिएट का काम करता है, मीडिएटर का काम करता है। ये जो फोर्स सोर्स चार्ज लगाता है टेस्ट चार्ज पर, वो थ्रू फील्ड लगाता है। पहले वो फील्ड यहाँ जनरेट करता है, उस फील्ड के साथ में ये टेस्ट चार्ज जो है सो इंटरेक्ट करता है और तब वो फोर्स फील करता है। ये ज़्यादा क्लियर तब होगा यदि हम ऐसा सोचें। मान लीजिए आपका पास एक सोर्स है, बहुत बड़ा सोर्स है चार्ज का, इसका फील्ड बहुत दूर तक जाता है। मान लीजिए सूरज के पास है एक फील्ड जो है चार्ज का, फील्ड नहीं, चार्ज जो है सो सोर्स चार्ज सन के पास है, ठीक है, उतना डिस्टेंस में, और हम लोग धरती पर हैं, ये अर्थ पर है। यहाँ पर हमने एक टेस्ट चार्ज रखा क्यू, ठीक है, और यहाँ पर जो है सन पर है। आपका डिस्टेंस तो पता ही है, कितना डिस्टेंस सन और धरती के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है, कुछ 15 करोड़ कुछ आता है, 15 करोड़। तो जो भी आता है 15 करोड़ कुछ ऐसे आता है। 1 करोड़ कितना होता है, इतना मीटर आएगा शायद, नहीं किलोमीटर आएगा। ये सही है, 15 करोड़ किलोमीटर है। 1 करोड़ मतलब 10 मिलियन, 10 मिलियन ये दे दिया, इतना करोड़ किलोमीटर है।
बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है, लेकिन हमने मान लीजिए चार्ज पे बहुत ज़्यादा है यहाँ पर टेस्ट चार्ज रखे हुए। अब जैसे ही यहाँ पर चार्ज हम रखें, देखिए अभी भी चार्ज नहीं रखा हुआ है, टी इक्वल टू 0 पर हमने चार्ज रखा, क्या इमीडिएटली आप इस टेस्ट चार्ज पर फोर्स फील करोगे? टी इक्वल टू 0 पर आपको फोर्स लगेगा क्या? फोर्स कितना है इस चार्ज पर के ऊपर? आप बोलोगे 0। ठीक है, 1 मिनट के बाद, टी इक्वल टू 1 मिनट के बाद में चार्ज कितना इस पर लग रहा है? वो चार्ज नहीं लग रहा है जो आप बोल रहे हो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जो भी वैल्यू आ रहा है मान लीजिए अपना, या वैसे क्यों लगाए हम? मान लीजिए यहाँ पर जो उसका फील्ड है वो ई नॉट है टाइम्स क्यू, ये नहीं होगा टी इक्वल टू 1 मिनट पर? नहीं, नहीं होगा, ये अब भी 0 है। टी इक्वल टू 2 मिनट पर, और इसको मैं बार बार क्यों रखा हूँ, ये टी इक्वल टू 0 पर यहाँ रख दिया है, तो बार बार मैं टाइम यहाँ क्यों लिख रहा हूँ, किसके लिए? कोई चेंज नहीं हो रहा है, टी इक्वल टू 0 पर रखकर मैंने छोड़ दिया इसे। अब यहाँ पर ऑब्जर्व कर रहा हूँ इस पर टेस्ट चार्ज पर कितना फोर्स लग रहा है। टी इक्वल टू 0 मिनट पर कुछ नहीं लगा, टी इक्वल टू 1 मिनट पर तब भी कुछ नहीं, टी इक्वल टू 2 मिनट पर ये तब भी नहीं, टी इक्वल टू 7 मिनट पर नो, कुछ फोर्स नहीं लगा है अभी भी। आप बोलोगे कुछ फोर्स नहीं लगा। टी इक्वल टू 8 मिनट पर अब जाकर इस पर फोर्स लगा, 8 मिनट के बाद जाकर इस पर फोर्स लगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो चलना शुरू किया, और चल कर यहाँ तक आने में उसे 8 मिनट लगा। 8 मिनट के बाद आ गया और यहाँ पर उछा गया। उसके बाद में आप यदि टेस्ट चार्ज को लाते हो तब जो है सो आपको फोर्स फील होगा। तो यहाँ पर आपको अभी समझ में आया कि ये फील्ड क्या हो रहा है। ये जो फोर्स है तुरंत इस पर नहीं लग रहा है, फोर्स थ्रू फील्ड लग रहा है। पहले यह जो है सो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है, हर एक जगह अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट किया, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में ये रिएक्शन किया। हमने रिएक्शन नहीं इसको कहेंगे, इसको इंट्रैक्शन किया, और इंट्रैक्शन करने के बाद में जो फोर्स इस पर लगा वो लगा। तो इस मायने में इसका सिग्निफिकेंस है कि क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड ही वो जरिया है जिसके थ्रू हम उसके इफेक्ट को देखते हैं, इस चार्ज के इफेक्ट को, जैसे कि रिपल्सिव फोर्सेस, एट्रैक्टिव फोर्सेस जो भी है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से देखते हैं। तो सबसे पहले ये क्या करता है, कोई हमारा फोर्स को फील करने के लिए रहे या ना रहे, इलेक्ट्रिक फील्ड अपना वो जनरेट कर देता है, और जब भी टेस्ट चार्ज आएगा वो फोर्स फील करेगा। ओके, इसमें क्वेश्चन था इधर, पहले इसको देख लेते हैं। इसको दूसरा पेज में ले चलते हैं। यहाँ पर नहीं, ये तो कुछ और आ गया। ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं पहले। क्या है क्वेश्चन, एक बार पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रॉन फॉल्स थ्रू ए डिस्टेंस ऑफ 1.5 सेंटीमीटर। ये जो है 1.5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड 2 टाइम्स 10⁻14 न्यूटन पर कूलम। ये आपका जो है सो इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है। वन पॉइंट वन जीरो ए में, यहाँ ए का बात कर रहा है। द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड इज रिवर्स्ड कीपिंग इट्स मैग्नीट्यूड अनचेंज्ड एनी प्रोटॉन फॉल्स थ्रू द सेम डिस्टेंस। बी में जो है सो अब उसने क्या किया, देखिए यहाँ पर फील्ड का डायरेक्शन दिखा रहा है ऊपर है, यहाँ पर फील्ड का डायरेक्शन नीचे कर दिया, मैग्नीट्यूड सेम है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन माइनस दिखा रहा है, ये प्लस ई दिखा रहा है प्रोटॉन के लिए। यहाँ पर प्रोटॉन को रखा है और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रखा है। कंप्यूट द टाइम ऑफ फॉल इन ईच केस। देखिए प्रोटॉन जो है इलेक्ट्रॉन के समय फील्ड ऊपर है, तो फोर्स किधर लगेगा, फोर्स क्या होता है, फोर्स होता है चार्ज टाइम इलेक्ट्रिक फील्ड। एकदम डायरेक्शन के साथ में ऐसे लिखेंगे। चार्ज यहाँ पर क्या है, प्लस नहीं है, माइनस ई है और ई, तो ये फोर्स इस पर किधर लग रहा है, जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके माइनस ऑपोजिट में।
तो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, मतलब नीचे फोर्स लग रहा है। तो जो इस पर फोर्स लग रहा है वो नीचे देखिए दिखा भी दिया। इसके ठीक उल्टा इधर प्रोटॉन की जब बात करते हैं यहाँ पर, तो इस पर जो फोर्स है वो प्लस ई इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि चार्ज प्लस ई है। तो जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है फोर्स उस पर उधर ही लगेगा। इसलिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड को नीचे रखा ताकि फोर्स नीचे रखे, और ऊपर से नीचे गिर रहा है। ठीक है। दूसरा फोर्स इसमें काम कर रहा है वो है ग्रेविटेशनल फोर्स। लेकिन आपको पता है कुछ देर सवाल एक या दो वीडियो पहले बताया था कि ये जो रेशियो होता है ग्रेविटेशनल फोर्स का और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का, ये दोनों में बहुत फर्क होता है, माने कि ये बहुत छोटा होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बहुत बहुत ज़्यादा होता है ग्रेविटेशनल फोर्स जो है उसके रेस्पेक्ट में। इलेक्ट्रिक फोर्स बहुत बहुत ज़्यादा होगा ग्रेविटेशनल फोर्स के रेस्पेक्ट में, इसलिए यहाँ हम उसको इग्नोर कर रहे हैं। और इस पर भी एक सवाल है कि कॉन्ट्रास्ट द सिचुएशन विद दैट ऑफ फ्री ऑफ फॉल अंडर ग्रेविटी। कंपेयर करके देखने के लिए बोल रहा है कि यदि हम फ्री फॉल को केवल कंसीडर करते तब देखिए और अब देखिए कि कितना दोनों में सिचुएशन में डिफरेंस है। ठीक है। तो यहाँ पर पहले क्या करना है, टाइम निकालना है, राइट। मान लेते हैं इसका एक्सलेशन ए है, कोई भी एक्सलेशन ए है, तो टाइम तुरंत निकाला जा सकता है। तब अब हम कंसीडर कर रहे हैं मोशन इन ए प्लेन। ठीक है। तो मोशन इन ए प्लेन हम कंसीडर कर रहे हैं। यहाँ पर हम एज्यूम कर ले रहे हैं कि एक्सलेशन जो है वो है ए नॉट। ये अभी हमने एज्यूम कर लिया और टाइम निकालना है। कौन सा फॉर्मूला लगाएं, एस इजकल टू यू टी प्लस हाफ एट स्क्वायर। ये एक्सलेशन नीचे लग रहा है, ठीक है। हम ऊपर या नीचे किसी एक डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लेंगे। ठीक है, नीचे वाला कोई पॉजिटिव ले लेते हैं, शुरू से सब पॉजिटिव चलेगा। एस कितना है, एस उसने बताया था 1.5 सेंटीमीटर है, उसको एच बोलते हैं अभी, एच बोलते हैं उसको। नीचे में पॉजिटिव है, यहां से स्टार्ट किए नीचे आए पॉजिटिव ही है। यू स्टार्ट किया जीरो से, हाफ एक्सलेशन है ए नॉट, नीचे है इसलिए प्लस लिखे हैं। टाइम जो लगा वो टी है, तो यहाँ से आपको आ गया टाइम 2h/a0। ये फार्मूला तो आप याद ही रखते होंगे कि मोशन अंडर ग्रेविटी जो टाइम कितना लग रहा है 2h/g। ये फार्मूला हमेशा यूज करते हैं। ये स्क्वायर रूट यहाँ से नहीं होगा, यहाँ से होगा। तो वही फार्मूला है यहाँ पर है कि टी 2h/ यहाँ जी की जगह पर एक्सलेशन जो लग रहा है वो है। ठीक है। तो वैल्यू सबका रख देंगे और हम दोनों के केसेस में निकाल लेंगे। एक्सलेशन कितना होता है वो भी निकाल लें। अब यहाँ पर जो एक्सलेशन है किसके वजह से है, इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से। तो इलेक्ट्रिक फोर्स कितना है, फोर्स जो उस पर लग रहा है चार्ज पर, दोनों ही समय में मैग्नीट्यूड सेम है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये इतना लग रहा है, एक में माइनस है एक में प्लस है। तो इलेक्ट्रिक ये फोर्स आया है हमारा। अब फोर्स को हम लिख सकते हैं मास टाइम एक्सलेशन, वही एक्सलेशन एक समय में कंसीडर करेंगे प्रोटॉन के लिए, एक समय में इलेक्ट्रॉन के लिए। तो एक्सलेशन हमारा आ गया ई स्मॉल ई टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड बाय एम, ये आ गया हमारा। इसी को सब्स्टिट्यूट करते हैं यहाँ पर, तो फाइनल टाइम जो है सो हमें इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मास, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज और हाइट में मिल गया। 2h/a0 की जगह पर लिखेंगे E/m। सो फाइनली 2mh/e। ये रहा आपका टाइम। सबका वैल्यू रखिए और आपको आंसर मिल जाएगा। तो लेफ्ट साइड में हम प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को लेकर चलते हैं, इधर हम प्रोटॉन को लेकर चलेंगे। इधर हम इलेक्ट्रॉन को लेकर चलते हैं और इधर प्रोटॉन को लेकर चलेंगे। तो इलेक्ट्रॉन के लिए कितना टाइम लगेगा उसको टी कहते हैं, ई फॉर इलेक्ट्रॉन। 2 मास बताइए इलेक्ट्रॉन का, MEH/e, राइट। 2 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का मास कितना है 9.1 टाइम्स 10⁻31 kg। एच कितना है 1.5 सेंटीमीटर, नहीं रुक जाइए सबको लिखना होगा। 2 हो गया, एम हो गया, ई इलेक्ट्रॉनिक चार्ज 1.6 टाइम 10⁻19 कूलम्ब टाइम्स एच 1.5 सेंटीमीटर, सब ऐसा यूनिट रखते हैं मीटर में कन्वर्ट कर देते हैं, बाय इलेक्ट्रिक फील्ड ई।
नहीं, यहाँ पर तो 2mh/e है, ये e मैंने क्यों लिख दिया, ये मैंने गलत लिख दिया, ये तो इसको हटाना पड़ेगा, ये केवल नीचे में है, ये है h है 1.5 टाइम्स 10⁻⁻², e है 1.6 टाइम 10⁻⁻19, ये चार्ज है इलेक्ट्रॉन का, और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दिया है 2 टाइम्स 10⁻⁴, ऐसा यूनिट है 2 टाइम्स 10⁻⁴। तो इसको सिंप्लीफाई कीजिए, आपका कितना आएगा, हम अप्रोक्सीमेट कर लेते हैं इसको, ये दोनों को हटा देते हैं, 1.5 1.6 है, ये 9 टाइम्स 2 18 के करीबन आया, ये थोड़ा ज़्यादा था तो 16 कर देते हैं, 16 से थोड़ा कम होगा, और इधर जो है सो कितना हो गया देख लीजिए, 4 2 6, और 6 और 19 25, ये 6 आ गया है 31, 25 6 31, ठीक है। फिर देख लेते हैं, 19 4 23, 23 और 2 25, 6 31, ठीक है। तो समथिंग लाइक 4 टाइम्स 10⁻³ आ रहा है। नहीं नहीं, ये गलत है, ये तो गलत है, सब बहुत सारा गलत है इसमें। पहली गलती तो ये है कि ये 2 और 2 चला जाएगा, आपके पास केवल बच गया 9, सो अराउंड 10 बच गया, और ए कितना है वो देख लीजिए, ये देखिए 4 और 2 ऊपर जाके 6 हो गया, -6, और ये 19 है तो 13 हो गया यहाँ पर, 13 और 31 इधर है, तो ये कितना हो गया 18, 18 10⁻⁻18, तो समथिंग लाइक 3 टाइम्स 10⁻⁹ इतना सेकेंड, मतलब 3 नैनो सेकेंड, ये टाइम जो इसको लगा इलेक्ट्रॉन को वो 3 नैनो सेकेंड लगा। सेम काम जो है सो प्रोटॉन के लिए करते हैं, प्रोटॉन के लिए जो है सो सेम काम करेंगे, 2 मास ऑफ, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का मास था, अब हम प्रोटॉन का मास रखेंगे, और बाकी सब ज्यों का त्यों है, तो क्यों ना हम इसको ऐसे लिख दें, 2 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ लिख दिए, बाकी सब रहने देंगे, लेकिन ये जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखे वो अपने मर्जी से लिखे, तो उसको हटा दिए, डिवाइड भी कर दिए, और मास ऑफ प्रोटॉन यहाँ पर है सो रख दिए। ये वाले जो वैल्यू आपको है वो पहले निकाल चुके हैं, और वो आया 3 नैनो सेकेंड। अब हमें जो करना है केवल इसको, मास ऑफ प्रोटॉन जो है सो 18 टाइम्स 1840 टाइम्स ज़्यादा होता है इलेक्ट्रॉन से, तो इसका स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा, इसका स्क्वायर रूट जो है ये 40 से थोड़ा ज़्यादा, ठीक है, तो कितना आएगा 40 से ज़्यादा, 50 से तो बहुत कम है, निकाल लीजिए कहीं पर, देखते हैं क्विकली निकाल के, 248, तो 3 बार में लगभग जाएगा, 2 या 3, सो मे बी 4.3, ये हो गया 10⁻⁻9 इतना, ये कैसे लिख रहा हूँ मैं 4.3, ये 43 पॉइंट समथिंग होगा, 43 पॉइंट समथिंग होगा, इसको 43 है, तो ये हो गया 43, तो 129, बहुत जगह डॉट है, 43, तो ये कितना हो गया इतना, तो ये आ गया 1.29 टाइम्स 10⁻⁻7, इतना सेकेंड आया। यदि माइक्रोन में सुनना चाहते हैं या तो आप कह सकते हो 0.13, इतना 10⁻⁻6 सेकेंड, तो 0.13 माइक्रो सेकेंड है, वो नैनो सेकेंड था, ये माइक्रो सेकेंड है, लेकिन पूरी तरह से माइक्रो सेकेंड नहीं है क्योंकि यहाँ पर 0.13 हम लिखे हुए हैं, तो ये डिफरेंस है दोनों में, ठीक है, इतना का डिफरेंस है, समथिंग लाइक 129, तो 60 का डिफरेंस है, देख लीजिए 3 था, ये 129 है, 60 का डिफरेंस था। तो ये था ये क्वेश्चन कि उसके बीच जो भी एक्सलेशन है वो निकालिए, टाइम ऑफ फॉल है दोनों के केस में, निकालिए। अब इसको कॉन्ट्रास्ट कीजिए अंडर ग्रेविटी से, कि यदि हम ग्रेविटी को कंसीडर करते हैं केवल, भूल जाइए इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हम केवल ग्रेविटी को अब देख रहे हैं, ठीक है, तो ग्रेविटी में जो वहां से यहाँ तक आने में इसको ये
15 सेंटीमीटर है, कितना टाइम लगेगा? टाइम नहीं निकालते हैं, ऐसा करते हैं कि ग्रेविटी में हम देख लेते हैं एक्सलेशन कितना है। एक्सलेशन इसमें केस में जो है सो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस केस में कितना एक्सलेशन था वो निकाला है कहीं मैंने? वो निकाला नहीं एक्सलेशन, राइट? एक्सलेशन जो है सो ई बाय एम है, राइट? तो एक्सलेशन ही देख लें या टाइम ही देखना है तो टाइम ही देख लेते हैं। टाइम देखना है तो यहाँ पर तुरंत आप टाइम टाइम देख सकते हैं, 2h/g। h है सो 1.5 सेंटीमीटर है, g जो है सो 10 है, ये हो गया 3 डिवाइडेड बाय 1000, दो इधर से आ गया 30, ये कर दिया ऐसे, तो यहाँ पर आ गया नीचे में 100 और ये 5.5 समथिंग। तो ये आया आपका टाइम 5.5 टाइम्स 10⁻⁻² सेकेंड। इसको आप कह सकते हो 55 टाइम्स 10⁻³ सेकेंड, मतलब 55 मिली सेकेंड। ये टाइम जो लगा अंडर ग्रेविटी वो 45 मिली सेकेंड है। और ये दोनों के लिए, ये टाइम जो है वो दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए भी है और प्रोटॉन के लिए भी है, क्योंकि ग्रेविटी में जो है जो टाइम होता है वो मास पर डिपेंड नहीं करता है। चाहे छोटा पार्टिकल ना हैवी पार्टिकल या लाइटर पार्टिकल जो भी आपकी रहे, दोनों को टाइम सेम लगता है। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जब गिर रहा है उसमें नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उस केस में एक्सलेशन जो आता है वो मास पर डिपेंड करता है। यहाँ देख लीजिए, मास पर डिपेंड करता है। ठीक है, यदि आप एक्सलेशन निकाल कर देखना चाहते हो, जैसे कि यहाँ पर एक्सलेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो ग्रेविटी की वजह से जो एक्सलेशन आ रहा है वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो एक्सलेशन आ रहा है वो है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइडेड बाय मास। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइडेड बाय मास। अभी हम इलेक्ट्रॉन का निकालते हैं, बाद में हम प्रोटॉन का भी निकाल देंगे। जस्ट 2000 से हमें उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। नहीं, उसको डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि जितना ज़्यादा मास ज़्यादा होगा मास ये एक्सलेशन उतना कम होगा। ठीक है, रखते हैं इसका वैल्यू और देखते हैं कितना है। इलेक्ट्रिक फील्ड था 2 टाइम्स 10⁻⁴। एक बार चेक कर लेते हैं, शायद यही था, 2 टाइम्स 10⁻⁴। और मास जो है ये बहुत ज़्यादा है, तो ये कितना हो गया 3.2 डिवाइडेड बाय 9। मेन तो है 10 को देखना, 10 देखिए ये कितना हो गया 31, इसमें हो गया 12 है यहाँ पर 12, और ये 4 सो 16, ये हो गया आपका समथिंग लाइक 3.5। एक तो जीरो भी यहाँ से ले गए हैं, तो 10⁻15 इतना मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इलेक्ट्रॉन का। तो ये है इलेक्ट्रॉन का। और यदि प्रोटॉन का निकालना हो तो प्रोटॉन का क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे प्रोटॉन के लिए, यदि हम ऊपर नीचे इलेक्ट्रॉन से डिवाइड कर देते हैं तो फायदा ये है, स्मॉल ई कैपिटल ई डिवाइडेड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऐसे लिख सकते हैं। और ये वाला हमने ऑलरेडी निकाला है 3.5 टाइम्स 10⁻15। और ये जो है प्रोटॉन जो है वो ऑलमोस्ट 2000 टाइम्स जो है वो 1840 एक्चुअली, ये जो है सो बड़ा है, तो ये उतना टाइम कम हो जाएगा। तो देखिए ये 3.2 सो 1 पॉइंट समथिंग लाइक 75, और 3 जीरो चला गया 10⁻12, इतना मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो है सो प्रोटॉन का है। प्रोटॉन का एक्सलेशन थोड़ा कम हो गया कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन का। लेकिन ये नंबर देख रहे हैं, क्या नंबर है, 10⁻12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये ह्यूज है। हमारा एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना आता है? वो आता है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक्चुअली 9.8 ही रहता है, 9.7 ही जगह जगह रहता है। तो आप कंपेयर कीजिए 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को ये ह्यूज नंबर से, 10⁻12, 10⁻15। तो ये भी एक आपको एक आइडिया दे रहा है कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो कितना वीक है कंपेयर टू इलेक्ट्रिक।
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के। ग्रेविटेशनल जो फोर्स है वो वे 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 मच स्मॉलर है कंपेयर टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है। वैसे भी एक बात आप याद रखिए, ये जो नंबर हमने यहाँ पर कैलकुलेट कर दिया, काम यहाँ भी करता है, ऐसा नहीं कि जो कूलम्स लॉ यहाँ काम नहीं करता, इतना छोटा डिस्टेंस पर भी काम करता है। लेकिन ये नंबर यहाँ पर जो दिख रहा है, इसका मतलब है कि यदि न्यूक्लियस के पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है, लेकिन ये तो क्वेश्चन कुछ आर्बिट्री क्वेश्चन है ना, मैंने कि इसमें बता दिया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिए हैं हमने इतना, और ये बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आप देख रहे हो, ये बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, इतना हम लोग घरों में यूज करते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो वहाँ पर भी हम देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का मास बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स बहुत ज़्यादा है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है कंपेयर टू ग्रेविटेशनल फोर्स का बहुत ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पर चीज़ें बहुत तेज़ी से चलेंगी। तो ये था एक क्वेश्चन यहाँ पर, और एक दूसरा क्वेश्चन इसको देखते हैं। 2 पॉइंट चार्जेस Q1 and Q2 of magnitude 10 to the power minus 8 कूलम एंड 10 to the power minus 8 कूलम, मतलब दोनों का चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है, पोलरिटी डिफरेंट है, रेस्पेक्टिवली आर प्लेस्ड 0.1 मीटर अपार्ट। यहाँ दिखा दिया 0.1 मीटर अपार्ट में Q1 और Q2 रखा हुआ है, और उसका जो मैग्नीट्यूड है Q1 का Q2 का, वो कितना है 10 टू द पावर माइनस 8 कूलम। यदि हम 10 से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो गया 10 टू द 10 नैनो कूलम। बहुत छोटा है, ठीक है, लेकिन डिस्टेंस भी बहुत छोटा है, और डिस्टेंस कितना है 0.1 मीटर, जो यहाँ पर दिखाया 0.05 मीटर इधर, 0.05 मीटर इधर। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड्स एट पॉइंट ए बी सी। इस फिगर में देख लीजिए, ए पॉइंट किधर है, ए पॉइंट यहाँ पर है, दोनों चार्जेस के एग्जैक्टली बीच में। बी पॉइंट Q1 से लेफ्ट में है, और सी पॉइंट यहाँ पर ये दोनों के बीच में है, और डिस्टेंस दे दिया है ये 0.1 मीटर, 0.1 मीटर, ये भी 0.1 मीटर। सो ये एक तरह से एबीसी नहीं, इसका नाम यदि हम पी दे दें, जहाँ पर चार्ज रखा हुआ है क्यू दे दें, तो चार्ज है, तो पी सी क्यू एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। पी क्यू सी ये जो है सो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, क्योंकि तीनों का साइज सेम है, राइट, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है इन तीनों जगहों पर, तो एक एक करके चलते हैं। पॉइंट ए पर चल के देखते हैं। चार्जेस हमारे पास केवल दो हैं, पी और क्यू पर, तो ए पर क्या इसका इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा क्या? ये जो Q1 है वो 10 की पावर माइनस 8 कूलम है, और Q2 जो है सो माइनस 10 की पावर माइनस 8 कूलम है। यहाँ पर जो है सो माइनस में है 10 की पावर माइनस 8 कूलम, और यहाँ पर जो है सो प्लस में है 10 की पावर माइनस 8 कूलम। तो यदि दोनों का पोलरिटी भी सेम रहता, मैग्नीट्यूड सेम है, पोलरिटी भी सेम रहता, और ए पॉइंट से दोनों चार्जेस का डिस्टेंस भी सेम है 0.05 मीटर, तब उस केस में तो ये जीरो हो जाता। लेकिन अभी क्या है कि वो जीरो नहीं होगा, और रीज़न ये है कि इस ए पॉइंट पर Q1 इसको पुश कर रहा है इधर, और Q2 इसको अट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरफ इधर। तो दोनों ही जो फोर्सेस लग रहे हैं वो एक ही डायरेक्शन में लग रहे हैं, वो उसको न्यूट्रलाइज नहीं किए। तो एक की वजह से निकाल के दो से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आ गया। तो ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड बोला गया निकालने के लिए, जो फोर्स का फार्मूला का ही तरह यूज करते हैं, केवल इसमें एक चार्ज रखते हैं, केवल Q, और इस केस में हम रखेंगे Q1 बाय आर स्क्वायर। डिस्टेंस यहाँ पर 0.05 मीटर है, वही रखते हैं 0.5 मीटर स्क्वायर, प्लस एग्जैक्टली सेम, और दोनों का डायरेक्शन राइट साइड। तो क्यों ना इसको मल्टीप्लाई कर दें दो से, इसको दो से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, और डायरेक्शन कहते हैं ये राइट साइड में। अभी ये कितना है 9 टाइम्स 10 की पावर 9,
Q1 का चार्ज कितना है 10⁻⁻8 कूलम। अच्छा है, ये दोनों कट जाएगा। और ये कितना हो गया, ये हो गया 25, ऊपर में हो गया 10⁻4, ये 25 और ऊपर में 100 हो गया, उसका स्क्वायर 4 टाइम्स 2। सब मिला के कितना हुआ, इसको ऐसा कर सकते हैं 25 को यहाँ से हटा देते हैं, 400 से कट गया, ये हो गया 2 टाइम्स 4 टाइम्स 7 9 72, ये 2 हो गया, ये 9 है 11 और 8 3 11, तो ये आ गया आपका 7.2 टाइम्स 10⁻4, 10 से डिवाइड किया, 10 से मल्टीप्लाई किया, इतना न्यूटन पर कूलम। यूनिट क्या है ई का, इसका जो यूनिट है, हम एफ कौन सा फार्मूला यूज करें, इसको भी यूज कर सकते हैं लेकिन उसमें ज़्यादा झमेला है, तो इजी वाला फार्मूला ये है। इसका जो है सो एफ बाय क्यू, एफ का यूनिट क्या है न्यूटन, क्यू का कूलाम, वही मैंने लिखा न्यूटन कूलाम। इसका और भी होता है वोल्ट पर मीटर, ये भी होता है, तो आप हमारी मर्जी जिसको हम लिखना चाहें लिख सकते हैं। यहाँ पर न्यूटन पर कूलाम में लिख रहे हैं। ये कहाँ से आता है, ये बाद में बताएंगे, अभी इसी चैप्टर में वो आएगा एक फार्मूला जिसके थ्रू ये इसको हम निकालेंगे। लेकिन फिलहाल ये फार्मूला आया था कि फोर्स इक्वल टू चार्ज टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, वहाँ से हम इसका यूनिट और डायमेंशन निकाल सकते हैं। ओके, तो ए पॉइंट पर जो है सो कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है हमें पता चल गया। अब मूव करते हैं दूसरा पॉइंट पर, पॉइंट बी पर चलते हैं। किधर है पॉइंट बी, ये लेफ्ट साइड में है, यहाँ पर इस फिगर में दिखाइए, दिखा रहा है कि इसमें जो फोर्स लगेंगे वो, इसमें दो एरो मार्क दिखाया है, मेरे ख्याल से लिखा कुछ नहीं है, लेकिन एक फोर्स जो है पता नहीं इसने क्यों इसको एरो मार्क यहाँ दिया है। एनीवे, Q1 की वजह से जो फोर्स लगेगा किधर लगेगा, बी पॉइंट पर लेफ्ट में लगेगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है, ठीक है, और ये भी पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव नहीं है, यहाँ पे तो एक पॉइंट है हमारे पास, तो इलेक्ट्रिक फील्ड फील्ड का डायरेक्शन किधर होता है, पॉजिटिव चार्ज रहे तो अवे और निगेटिव चार्ज रहे तो टूवर्ड्स, तो इस पर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लगेगा इसके वजह से, Q1 की वजह से, और Q2 निगेटिव है तो उसकी तरफ लगेगा, तो एक जो है ये Q1 की वजह से लगा और ये जो है वो Q2 की वजह से लगा, और दोनों को सम करना होगा। तो यहाँ पर हम लिखते हैं बी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो दो की वजह से है, एक तो है Q1 की वजह से और दूसरा है Q2 की वजह से। मैग्नीट्यूड 1/4πε0, Q1 का वैल्यू, डिस्टेंस, डिस्टेंस इसको D1 कह रहे हैं अभी, बाद में हम करेंगे, और डायरेक्शन इसका, आप इसका डायरेक्शन देख लीजिए, लेफ्ट में है तो हम यहाँ लेफ्ट लिखते हैं, और इधर एग्जैक्टली सेम थिंग, यहाँ पर Q2 लिखेंगे, उसका मोड ले लेते हैं ताकि हम यहाँ पर इसका डायरेक्शन लिखें राइट, नहीं तो यदि माइनस यहाँ पर लिखोगे तो आप लिख सकते हो माइनस लेफ्ट हो जाएगा, तो डायरेक्शन इधर, फिलहाल हम राइट लिखें इसका पॉजिटिव वैल्यू लिख के, ठीक है, और डिस्टेंस इसका जो है सो कुछ और है D2², ये वेक्टर में है, और वेक्टर का साइन हमने जो डायरेक्शन दिया है लेफ्ट राइट दिया है, कुछ भी दे सकते हैं, आईजे भी दे सकते थे, हम कह सकते थे कि हमारा एक्स एक्सिस है, जो वाई है, और इधर हम डायरेक्शन यूनिट वेक्टर से दे सकते थे, हमने लेफ्ट राइट लिख दिया, ठीक है। 1/4πε0 जो है सो दोनों का बाहर कर लेते हैं, ठीक है, और उसका वैल्यू ही क्यों ना लिख लें, कितनी बार लिखते रहेंगे, इसका वैल्यू जो है सो 9 टाइम्स 10⁻9 है, इसको हमने बाहर कर लिया कॉमन, साथ में Q1 को भी कॉमन कर लें, दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है, Q1 और Q2 दोनों का मैग्नीट्यूड जो है सो एग्जैक्टली सेम है, और वो है 10⁻⁻8, 10⁻⁻8 कूलम, तो ये दोनों बाहर कर लिए, बच गया डिस्टेंस, यहाँ पर डिस्टेंस देखिए कितना है, Q1 से कितना डिस्टेंस है 0.05 मीटर, और Q2 से 1.5 मीटर, नहीं 0.15 मीटर,
0.05 मीटर और ये है 0.05 मीटर, 5 सेंटीमीटर हुआ। अब ऐसा करते हैं, दोनों लेफ्ट लिखेंगे यहाँ, ये राइट को लेफ्ट में कन्वर्ट कर देते हैं, लेफ्ट इजकल टू माइनस राइट, माइनस लिख दी। और ये हो गया, ये डिस्टेंस d2 अभी अभी आपको दिखाए, d2 डिस्टेंस यहाँ से इसका जो डिस्टेंस है काउंट कीजिए, 0.05 प्लस 0.05 प्लस 0.05, सो 0.15, 0.15 ये मीटर में है। ये कितना आ गया, ये 90 आ गया, 10⁻⁻8 और 10⁻⁹ 10 हो गया। इधर ये देख रहे हैं 0.05 है, सो नीचे में कितना है, इसको ऊपर भेजेंगे तो 100 हो जाएगा, और स्क्वायर है तो स्क्वायर है, सो 100 का टाइम्स 100 हो जाएगा, 100 टाइम्स 100। ये दोनों में है तो दोनों को हम बाहर कर लिए, यहाँ पर कॉमन कर लिए, यहाँ बच गया 5 स्क्वायर, यहाँ बच गया 1/15 स्क्वायर। दोनों में ये जो है ऊपर में जाके 100 है और स्क्वायर है, तो 100 टाइम्स 100 हम बाहर कर लिए, तो ये आ गया 9 टाइम्स 2 2 4 1 5, इतना आया। और ये हो गया 1/25 और ये हो गया 1/225। अब सिंप्लीफाई कीजिए इसको, कितना हो गया, ये हो गया 225, ये 9 टाइम में और ये 1 टाइम में। नाइन टाइम्स 10⁵, 8/225। हम इधर 1000 ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हम इसको काट सकें, वो पूरा तो कटेगा नहीं 1000 में भी ना। 25 टाइम्स 9 225 और ये 40, तो 1000 क्यों लिए हम, 40 कम ही लेते, ठीक है। और ये 9 भी कट गया, तो 8 टाइम्स 4 32, एक जीरो यहाँ से चला गया, 2 जीरो यहाँ से चला गया, 10⁻3, तो ये आ गया 3.2 टाइम्स 10⁻4 न्यूटन पर कूलम। किधर डायरेक्शन तो लिखना भूल गए, थोड़ा दूर तक लिखे उसके बाद छोड़ दिए, लेफ्ट में है। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है एट पॉइंट बी, ये हो गया आपका। नेक्स्ट देखिए दूसरा पॉइंट, थर्ड पॉइंट सी। पॉइंट ए और पॉइंट बी में दोनों एक कोलिनियर थे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड कोलिनियर थे, दोनों एक ही लाइन में थे, तो हमें या तो ऐड करना था, फर्स्ट केस में ऐड किया था और सेकंड केस में सब्ट्रैक्ट किया था। फर्स्ट केस में इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों चार्जेस की वजह से सेम डायरेक्शन में थे, सेकंड केस में एक में लेफ्ट और एक में राइट था, दोनों को सब्ट्रैक्ट किए। थर्ड केस में ये लेफ्ट राइट नहीं है, यह है पॉइंट सी। और Q1 से डिस्टेंस इसका 0.1 मीटर, इससे भी Q2 से भी इसका डिस्टेंस 0.1 मीटर एग्जैक्टली सेम। और मैग्नीट्यूड तो Q1 और Q2 का सेम है, 10⁻⁻8 कूलम। पोलैरिटी एक का प्लस है एक का माइनस है, तो कहने का ये मतलब है यहाँ पर जो फोर्सेस लग रहे हैं E1C और E2C उसका मैग्नीट्यूड सेम है। यहाँ पर हम लिख रहे हैं E1C E2C बिना बिना एरो मार्क का, एरो मार्क नहीं दे रहे हैं, मतलब हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। इस किताब में यहाँ पर ई जो लिखा है उसमें भी एरो नहीं दिया है, लेकिन वहाँ पर बोल्ड फेस्ड है। हम बोल्ड फेस नहीं लिख सकते, मुझे बहुत दिक्कत होता है लिखने में, तो इसलिए हम लोग एरो यूज करते हैं। यदि पेन पे पेपर पर लिखें, ब्लैक बोर्ड पर लिखें, तो पेन और पेपर तो एरो का यूज करते हैं। बहुत सारे लोग ये भी यूज करते हैं, इतना भी लिख दिया, कभी हेड पर भी ऐसे दे दिया या नीचे दे दिया, सब एक ही चीज़ बता रहा है कि वो वेक्टर को हम दिखा रहे हैं। अब एनर्जी उस इसमें इसको बार बार दिखाने में बर्बाद करने से अच्छा है अपना कोई शॉर्टकट ले ले, तो कोई एरो मार्क पूरा लिखता है, कोई बहुत कोई इसको ऐसे दे देता है और कह देता है ये वेक्टर है, कोई हर्ज नहीं उसमें। वो लोगों को समझना चाहिए कि क्या लिखा हुआ है, लेकिन जब प्रिंट होता है तो वहाँ पर उसके लिए एरो मार्क देना एक झमेला है, बोल्ड फेस कर देना बेहतर है, तो यहाँ पर बोल्ड फेस किया हुआ है। एनीवे आगे मूव करते हैं, तो ये दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन रेडियल होगा ना डायरेक्शन, तो एक का डायरेक्शन इधर गया, ये पॉजिटिव है तो अवे, ये निगेटिव है तो अवे, मैंने टू आर्ट्स, तो एक इधर एक इधर। और आप देख लीजिए तीनों साइड सेम, तो ए एंगल 60 डिग्री हुआ, ये भी एंगल 60, ये टोटल 60 होगा, और ये मीडियन है तो ये हो जाएगा 30 डिग्री, 30 डिग्री, और ये वाला एंगल आपका जो है सो कितना हो जाएगा
120 डिग्री। तो देखिए अब जो है सो हम केवल E1C या E2C निकालेंगे और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और दोनों के बीच का एंगल 120 डिग्री है। तो इसका मतलब रिजल्टेंट जो है सो हम सिंपली कह देंगे कि ये जो है सो एक वेक्टर के बराबर होगा। एक जो भी है E1C या E2C दोनों सेम ही है, उसके इक्वल होगा। और डायरेक्शन डायरेक्शन जो है सो इसके बीचों बीच होगा। ये 160 है, 160 नहीं 120 है, उसका हाफ ये हो जाएगा 60 डिग्री। और ये यदि 60 है, ये भी 60 है, तो अल्टरनेट एंगल से ये 60 तो इसका मतलब ये जो है सो इसके पैरेलल है। तो डायरेक्शन किधर हो गया, ये जो Q1 Q2 के पैरेलल हो गया, Q1 Q2 के पैरेलल में इसके डायरेक्शन में हो गया। वो इसको ऐसे नहीं लिख सकते, ये कोई पॉइंट नहीं है। हम लिख देते हैं पैरेलल टू Q1 टू Q2। ये लिखने का तरीका आप कैसे लिखते हो, मैं आपको केवल ये लिख रहा हूं कि Q1 से Q2 की तरफ जाएंगे तो जो लाइन मिलेगा उसके पैरेलल में इसका डायरेक्शन है। इसको फ्रेश में यहां से बना देते हैं और यहाँ पे वैल्यू भी निकालना है। एक गया इधर, एक गया इधर, इसके बीच का एंगल 120 होगा क्योंकि ये सभी 0.1 मीटर है, 0.1 मीटर है। ये हो गया 120। ये है E2C, ये है E1C, ये C पॉइंट है। E1C का वैल्यू बताइए, दोनों सेम है और वो है 1/4πε0 टाइम्स जो चार्ज है, कोई भी एक चार्ज लेते हैं, और डिस्टेंस तो 0.1 मीटर है, उसका स्क्वायर लेते हैं। ये वैल्यू है 9 टाइम्स 10⁻⁹। Q1 कितना है, ये था 10⁻⁻8। डिस्टेंस है 0.1 का स्क्वायर, तो ये हो गया 0.01। और ये आपका वैल्यू आ गया, ये ऊपर जाके 100 हो गया, 11,803 इतना न्यूटन पर कूलम। ये E1C आया, इतना ही E2C है। ये दोनों का रिजल्टेंट जो है वो एग्जैक्टली बीचों बीच जाएगा, ये एंगल 60 डिग्री होगा, ये पहले ही बता चुके हैं। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट लिख देते हैं कि जो EC है वो कितना है, EC जो है वो है E1C वेक्टर टर्म E2C वेक्टर के सम के बराबर। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, E1C के बराबर। क्यों, क्योंकि ये दोनों का वैल्यू सेम है और दोनों के बीच का एंगल 120 डिग्री है। ये तीनों चीज होने पर, तीनों नहीं दो चीज होने पर, E1C और E2C ये दोनों बराबर है, एक कंडीशन ए और दूसरा कंडीशन कि उसके बीच का एंगल 120 डिग्री है। तो जो रिजल्टेंट है वो होगा एनी ऑफ दिस टू वेक्टर्स E1C। और डायरेक्शन आधा इसका, थीटा का आधा, सो 60 डिग्री विथ किसके साथ, 60 डिग्री विथ जो भी है इसके बीचों बीच है ना। तो आप देख सकते हो बीचों बीच किसके साथ में है, 60 डिग्री, 60 डिग्री है इसके साथ में, सी या जो भी आप इसका नाम बोलिए, C2Q2 लाइन। हम पूरा नहीं लिख रहे हैं, इसको लिखना होगा 60 डिग्री विथ द लाइन ज्वाइनिंग टू C टू चार्ज Q2। उतना मैं नहीं लिख रहा, या फिर ये यही तो राइट साइड है ना, तो इसका मतलब है 60 डिग्री, 60 डिग्री डाउन नीचे या बिलो, 60 डिग्री बिलो राइट, ऐसे लिख सकते हैं। ये है डायरेक्शन आपका। और मैग्नीट्यूड एक के बराबर, एक का मैग्नीट्यूड निकला हुआ है यहाँ पर 9 टाइम्स 10 न्यूटन पर कूलम। यही आपका आंसर है। आप चाहते तो इसे एनालिटिकल मेथड से भी बना सकते थे। यहाँ पर दो वेक्टर है, ये हम इसको एक्स वाई कहते हैं, एक्स में इसका क्या कंपोनेंट है, एक्स में उसका क्या कंपोनेंट है, ज्योमेट्री से 60 डिग्री देख सकते थे। नहीं, ये तो आपको निकालना पड़ता। नहीं, ये तो पता ही रहे ना, ये 60 डिग्री है तो पता ही है, 60 डिग्री हॉरिजॉन्टल का साथ में ये कितना बनाएगा।
यही तो हॉरिजेंटल होगा इसके साथ में, ये 60 है। तो वैसे भी बना सकते थे, हम ऐसे ही बना दिए ग्राफिकल मेथड से। ओके, अब मूव करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर। कुछ देर पहले बात किए थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड है, किस कोई भी चार्ज होता है तो उस चार्ज के चारों तरफ वो अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है सो एक फील्ड है। फील्ड कहने का मतलब है कि वो पॉइंट पर डिपेंड करता है, अपने डिस्टेंस, जो सोर्स है वहाँ से जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस पर डिपेंड करता है। और एक हर एक पॉइंट पर, जितना भी पॉइंट है वहाँ पर फील्ड होता है। इसकी वजह से जो फील्ड है हर एक पॉइंट पर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ पर है और इधर नहीं है, तो हर एक पॉइंट पर फील्ड है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का हम लाइंस की बात करते हैं। देखिए क्या होता है कि मान लीजिए आपने एक चार्ज यहाँ पर रखा है, चार्ज यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, कोई टेस्ट चार्ज यहाँ पर क्यों लाए, उस पर फोर्स लगा, डायरेक्शन किधर है, इधर। यहाँ पर आपने रख दिया, अब डायरेक्शन किधर है, इधर। यहाँ पर लाकर आपने रख दिया टेस्ट चार्ज, तो डायरेक्शन किधर है, इधर। तो देखिए डायरेक्शन चेंज हो रहा है, राइट। वो डिपेंड करता है कि कहाँ पर आप उसको रख रहे हैं। और ये जो सोर्स चार्ज है वहाँ से उस पॉइंट का डिस्टेंस रेडियली आउटवर्ड रहता है। यदि ये पॉजिटिव चार्ज है तो, नेगेटिव रहेगा तो इनवर्ड आएगा। और ये भी आपको पता है कि जैसे जैसे यहाँ से आप डिस्टेंस बढ़ाएंगे, दूर जाएंगे, ये जो वैल्यू है फील्ड का वो घटेगा। यदि हम इसको दिखाएं एरो मार्क्स के लेंथ से, मान लीजिए इसका जो मेजरमेंट है, जो मैग्नीट्यूड है इलेक्ट्रिक फील्ड का, उसको हम दिखा रहे हैं इसके लेंथ से, एरो मार्क के लेंथ से। ये एरो का लेंथ बड़ा है, मतलब यहाँ ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड है। और उसी के स्केल में इसको यदि हम छोटा करें यहाँ पर, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कम है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कम है, ऐसे। वही चीज़ यहाँ पर दिखाया हुआ है। शुरू में देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन ज़्यादा बड़ा है, ये बिग है, ये उससे स्मॉलर हुआ, ये और स्मॉल हो गया। जैसे जैसे दूर जा रहे हैं ये स्मॉल होता चला जा रहा है। तो ये एक तरीका ए है दिखाने का कि हम ये देखिए डायरेक्शन भी दिख रहा है, यहाँ से यहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड है, इतना बड़ा है, यहाँ बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर थोड़ा कम है, डायरेक्शन वही है, ऐसे। लेकिन ये बड़ा कम्बरसम है, इतना सारा एरो बनाओ। क्यों ना हम इसको ऐसा करें कि ये पॉइंट लिखें यहाँ पर और उसके बाद में सीधे कर दें कि भाई डायरेक्शन ये है, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, ऐसे कह दें कि इसमें डायरेक्शन तो इमीडिएटली पता चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो डायरेक्शन वहाँ दिखा रहा था वही डायरेक्शन यहाँ दिखा रहा है। मैग्नीट्यूड यहाँ देखने के लिए स्पेशल था ना, हम देख सकते थे कि ये रो बड़ा है ये छोटा है, तो यहाँ मैग्नीट्यूड कम है। और ये भी देख सकते थे कि कितना बड़ा रेशियो है उसका। कहने का मतलब है ये कितना इससे छोटा है, उस हिसाब से हम अंदाजा लगा सकते थे कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना कम है। लेकिन बनाने में एक बहुत ज़्यादा झमेला था, क्योंकि इसको स्केल में रखना पड़ता। यदि ये यहाँ पर आपका वैल्यू 100 है और आपने इसको 1 सेंटीमीटर लिया, यहाँ वैल्यू इसका 10 है, तो आपको 0.1 सेंटीमीटर लेगा। मतलब इसको बनाना, हाँ, बड़ा झमेला झमेला का काम है। तो उसी से बचने के लिए यहाँ पर तरीका अपनाया गया कि भाई हम इसको जो है केवल डायरेक्शन बता देंगे और हम आप कुछ भी नहीं बताने वाले। और ये वाला मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड नहीं बताने वाले हैं, तो क्या मैग्नीट्यूड हमें यहाँ पता नहीं चलेगा। एक्चुअली मैग्नीट्यूड हमें बिना इसका लेंथ जो है ना, डिफरेंट साइज के लेंथ के एरो बनाने के विदाउट भी पता चल जाएगा, ना बिना उसके किए हुए भी पता चल जाएगा। जस्ट हम एरो मार्क डायरेक्शन दे दिए यहाँ पर और इसी से हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पर फील्ड कम है, यहाँ पर ज़्यादा है। कैसे? सोच लीजिए कि आपने यहाँ पर चार्ज रखा, उससे कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकले। ये जो आपको, हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में बताना था ना। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, देखिए ये जो डायरेक्शन है, इधर यहाँ पे इधर लग रहा है, यहाँ पे इधर लग रहा है, यहाँ पे इधर लग रहा है। यहाँ इस लाइन पर आप यहाँ पर आइए, ज़्यादा बड़ा फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में। तो ऐसा लगता है कि यहाँ से कोई लाइन निकल के जा रहा है, कोई चीज़ें निकल कर जा रही है, ठीक है। और वो जो चीज़ जा रही है, जब वहाँ टेस्ट चार्ज को वहाँ पर रखते हैं तो अपने लाइन में उस पर फोर्स लगाता है। और जितना नज़दीक रहेंगे उतना ज़्यादा लगाता है, दूर रहेंगे तो कम लगाता है। तो ये एक तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो यहाँ से उठ के चला है और उसका स्ट्रेंथ धीरे धीरे कम होता जा रहा है। या फिर आप सोच लीजिए यहाँ से कोई लाइन जो है निकल कर जा रहा है और उस लाइन के पास जो भी आएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, वो जो भी टेस्ट चार्ज आएंगे उस पर अपना फोर्स लगाएगा, उसके साथ इंटरेक्ट करेगा, फोर्स लगाएगा। तो यहाँ से कंसेप्ट आया है कि एक कोई भी चार्ज है तो जो क्रिएट कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रिएट कर रहा है। एक्चुअली फर्स्ट टाइम इस वर्ड को जो है
पूरी तरह से नहीं, लेकिन फिर भी इसका हार्ट वही था। माइकल फैराडे ने स्टार्ट किया, वो इसको फोर्स लाइन कहता था, क्योंकि फोर्स लग रहा है ना, यहाँ पे इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, यहाँ पर रख दिया तो उसी डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, दूसरे जगह पे चलाया तो फोर्स का डायरेक्शन चेंज हो गया। तो उसने कहा एक फोर्स ऑफ लाइन है, यहाँ से कुछ चीज़ें निकल रही है, फोर्स ऑफ लाइन में सोचिए फोर्स निकल रहा है जो चार्ज पे लगाता है। लेकिन फोर्स कहने से, फोर्स जब आप कहोगे तो आपको टेस्ट चार्ज का वैल्यू रखना पड़ेगा, उससे इंडिपेंडेंट रहे तो ज़्यादा बेहतर है। तो इसलिए हम उसको फोर्स लाइन ना कह के इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहते हैं आजकल हम लोग। तो ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। अब यहाँ पर सवाल ये उठ रहा था कि कैसे मुझे पता चलेगा कि यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कम है इस जगह पर, इस जगह पर ज़्यादा है। तो ऐसे पता चलेगा, मान लीजिए यहाँ से आपने जो है सो शुरुआत किया, चार्ज यहाँ पर रख दिया, इससे कुछ नंबर जो है सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का निकला। आप बोलोगे ठीक है 1 मिलियन, कोई बोलेगा नहीं नहीं 10 मिलियन, कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ निकला। ठीक है, 1 मिलियन निकला या 10 मिलियन निकला, कोई फर्क नहीं पड़ता, जो भी है कुछ निकला। उसके बाद में आप इस जगह पर जो है सो देख लीजिए, ये जगह पर आप जो है सो इलेक्ट्रिक फील्ड पता करने जा रहे हो। तो टेस्ट चार्ज रख दिया यहाँ पर। अब टेस्ट चार्ज का अपना कुछ साइज है, कुछ तो साइज होगा, वो तो पॉइंट चार्ज कहने को है, लेकिन कुछ तो साइज है। मान लीजिए पॉइंट चार्ज का भी अपना कुछ साइज है, कुछ माइक्रोन में या नैनोमीटर में। तो यहाँ पर, और दूसरी बात यह है कि ये जो, यदि यहाँ पर हम एक सर्किल बना दें, सर्किल नहीं एक स्फीयर बना दें, तो इस स्फीयर के हर एक पॉइंट पर आपको जो है सेम इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा। तो क्यों ना हम इसके इस पर जो है एक इस तरह की चीज़ें रखते हैं, ये दिख रहा है क्रॉस सेक्शन जो है, उस तरह की चीज़ें रखते हैं। या ऐसा भी नहीं भी रखना है तो क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर सिंपली क्या रख देते हैं, यही जो है सो एक एरिया रख देते हैं, और इसमें काउंट करते हैं कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है उस एरिया को नॉर्मली, मतलब परपेंडिकुलरली कितना लाइन उसको क्रॉस कर रहा है। आप बोलोगे ठीक है मैंने देखा 1 लाख लाइन इसको क्रॉस किया। आपका दोस्त बोलेगा कि नहीं 2 लाख लाइन क्रॉस किया। वो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आपने सोच लिया कि यहाँ से 1 मिलियन लाइन निकला है, और आप बोल रहे हैं उसमें से 1 लाख यहाँ पर इसमें क्रॉस कर रहा है। मेरा नंबर जो है सो पूरा गलत है, अपने के अंदाज से बता रहा हूँ। और आपका दोस्त जो है सो वो 10 मिलियन बता रहा था, इसलिए एक ज़्यादा बता रहा है। तो वो मैटर नहीं करता है, जो भी नंबर निकला उसको पहले फिक्स रखिए। आप यदि 1 मिलियन बोल रहे हैं ठीक है, यहाँ पर 1 मिलियन से निकल रहा है शुरू से, यहाँ पर 1 लाख जो है सो इस लाइन को क्रॉस किया। आप चले आइए यहाँ पर, आप देख लीजिए ध्यान से, यहीं पर ये जो ड्राइंग है इसमें कितना लाइन यहाँ क्रॉस कर रहा है और कितना लाइन वहाँ क्रॉस कर रहा है। यहाँ काउंट कीजिए 1 2 3, 3 लाइन यहाँ पर क्रॉस कर रहा है। यहाँ पर जो है सो 2 लाइन क्रॉस कर रहा है, एक ए एक ए। और आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि जो लाइन क्रॉस कर रहा है वो परपेंडिकुलरली क्रॉस करना चाहिए। आप अपना इस एरिया को ऐसा रखिए कि इसको परपेंडिकुलरली क्रॉस करे लाइन। यदि ये प्लेन आपका है, प्लेन एरिया है, माने कि फ्लैट है यदि, तब तो एक जगह ये जो है सो परपेंडिकुलरली क्रॉस करेगा, दूसरे जगह नहीं करेगा। तब उस केस में आपको क्या करना होगा, उस केस में दिक्कत है तो उस केस के लिए अलग तरीका है। लेकिन फिलहाल इतना ही कहेंगे कि ये इसको परपेंडिकुलरली क्रॉस करना चाहिए। आप उसे देख लीजिए कितना है, यहाँ पर जो है 3 है, यहाँ पर 2 है, तो यहाँ कम हो गया, मतलब ये लाइन का डेंसिटी यहाँ कम हो गया है। क्योंकि अब पूरा ये देखिए जहाँ पर अभी है ये ज़्यादा बड़ा स्फीयर में चला गया है। वही जो लाइन यहाँ से निकला है वो हर एक जगह हिट करेगा। तो अब दूर दूर हिट करना पड़ेगा ना, क्योंकि हिट तो हर जगह करना है और वो भी इक्वली करना है। तो इसलिए यहाँ पर इसका जो है डेंसिटी कम पड़ गया। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे यहाँ पर लाइट सोर्स रख देंगे, ठीक है, और बड़ा सा स्फीयर के पास आप देखेंगे तो ये फेंट हो जाता है, नज़दीक में देखेंगे तो ज़्यादा ब्राइट रहता है। और ये भी एज्यूम कर लिया जाए कि रास्ते में किसी ने अब्जॉर्ब नहीं किया लाइट को, आपको यहाँ फेंट ही नज़र आएगा, क्योंकि ये हर जगह फैल गया है लाइट ना। वो अब वो जितना एनर्जी यहाँ पर है वो एनर्जी हर जगह दिया जा रहा है,
जबकि ये नज़दीक में ये वाला एनर्जी इतना ही जगह दिया जा रहा है, इसका एरिया कम है, इसका एरिया ज़्यादा है, इसलिए यहाँ फेंट हो गया। एग्जैक्टली सेम लॉजिक यहाँ पर चल रहा है। वो जो नंबर ऑफ लाइन निकल रहे हैं, आप समझ सकते हैं, टॉर्च यहाँ पर लाइट सोर्स रख दिए हैं, उससे जो रेज निकल रहे हैं वो है। और नज़दीक में रहेगा तो ज़्यादा डेंस है, वो लाइट्स के जो रेज आ रहे हैं ज़्यादा डेंस है। देखिए यहाँ पर 3 तो दिखाया, यहाँ पर 2 ही दिखा रहा है। आप डेंसिटी भी देख सकते हैं यहाँ पर। तो ये जो नंबर ऑफ लाइंस किसी चीज से होकर जो क्रॉस कर रहा है, वही उसको इलेक्ट्रिक फील्ड देता है। ये जो है सो प्रोपोर्शनल है, कह सकते हो प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से। तो यहाँ पर हालांकि हमने यूज नहीं किया, ये जो है डिफरेंट साइज का एरो का यूज नहीं किया, सिंपली हमने एरो मार्क दे दिया, डायरेक्शन दे दिया। वैसे ही पता चल जाएगा कि यहाँ पर जो है सो ये देखिए दूर दूर हो गया है, तो डेंसिटी जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का दूर में कम पड़ गया है कंपेयर टू नज़दीक। तो उस केस में यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है सो कम हो गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ कम हो गया। इनफैक्ट आप ये दिखा सकते हो कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो प्रोपोर्शनल है 1/r² के। यदि डिस्टेंस आपका 2 गुना हो गया है तो इलेक्ट्रिक फील्ड 1/4 हो जाएगा। वो बस इसी कंसेप्ट से दिखा सकते हो। देखिए कैसे दिखाते हैं। मान लीजिए यहाँ पर हमने एक ये ले लिया, एक क्रॉस सेक्शनल एरिया ले लिया, ये देख रहे हैं। यहाँ पर एक सॉलिड एंगल का अब हम बात करते हैं, ये सॉलिड एंगल की बात कर रहे हैं। 3 डायमेंशन में जो एंगल होता है उसे सॉलिड एंगल कहते हैं। 2 डायमेंशन में क्या करते हैं, एक लाइन लेते हैं, दोनों एक ही प्लेन में है, और दूसरा लाइन के साथ वो जितना इंक्लिनेशन दिखाता है उसको एंगल कह रहे हैं, थीटा। इसको मेजर करते हैं डिग्री में, रेडियन में। लेकिन यदि हम 3 डिग्री की बात करें, 3 डायमेंशन की बात करें, तो आप आइसक्रीम का कोन, कोन वाला आइसक्रीम समझ लीजिए। कोन का आइसक्रीम में क्रीम डाला हुआ है, ठीक है, और टिप पर ये देखिए यहाँ पर बनाने की कोशिश करते हैं, ये आइसक्रीम है आपका, ठीक है, और ये टिप पर ये देखिए, ये जो आपका बिस्किट है, आइसक्रीम का जो बिस्किट है वो चारों तरफ है बिस्किट, राइट। तो उस एंगल को हम सोचें, ये देखिए कितना बड़ा एंगल है ये, ठीक है। वो एंगल को हम सॉलिड एंगल कहते हैं, और उसको कैपिटल ओमेगा से डिनोट यूजुअली करते हैं। मान लीजिए आपके दोस्त ने जो आइसक्रीम लिया वो बड़ा वाला लिया है, ये देखिए बड़ा वाला। अब ये सॉलिड एंगल इसका बढ़ गया। ये सॉलिड एंगल को कैसे डिफाइन करते हैं, बिल्कुल वैसे ही डिफाइन करते हैं जैसे प्लेन एंगल को डिफाइन करते हैं। ये प्लेन एंगल को कैसे डिफाइन करते हैं, एक सर्किल लेते हैं, ठीक है ना, और इसमें कहते हैं कि ये लाइन हम ले लिए, एक तो रेडियस हमारा है, और ये जो है आर्क लेंथ है, इसको हम एल कहते हैं। तो एंगल को हम डिफाइन करते हैं कि आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस है। एक प्लेन में है तो एक प्लेन से 1 डिग्री कम करेंगे, एक प्लेन मतलब कि 2 डायमेंशन है, 1 डिग्री कम करेंगे तो बच गया 1। तो एक में होता है लेंथ, लेंथ यहाँ पर ले लिए और यहाँ पर भी लेंथ ले लिए, रेडियस और इधर आर्क लेंथ, तो हमें मिल गया यहाँ पर प्लेन एंगल। सॉलिड एंगल में क्या करना है, ये तो 3D वाला चीज है, तो 3D 3 डायमेंशन है, उससे एक कम डायमेंशन कम करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एरिया। तो यहाँ एरिया डिवाइडेड बाय एरिया करेंगे, तो ये जो ओमेगा है वो हो जाएगा, मान लीजिए हम जिसका बात कर रहे हैं यहाँ पर, ये मान लीजिए हमारा जो है एरिया है, ठीक है। तो ये एरिया कितना है, जो भी इसका एरिया है आप जानो, डिवाइडेड बाय ये रेडियस इसका जो है उसका स्क्वायर है। यहाँ पर रेडियस से डिवाइड कर रहे थे, यहाँ रेडियस से नहीं, रेडियस से स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, और यहाँ लेंथ ले रहे थे, यहाँ लेंथ नहीं एरिया लेंगे। अब जैसे मान लीजिए यहीं पर जो है एक सर्किल, हम सर्किल नहीं, ये स्फीयर है ये, ठीक है, ये स्फीयर ले लिए, और यहाँ पर जो है हम सॉलिड एंगल की बात कर रहे हैं, ऐसे ये वाला सॉलिड एंगल की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये वाला एरिया हमारा आया, ठीक है। ये एंगल हमारा अ, कितना हो जाएगा, जो भी होगा एंगल, ये सॉलिड एंगल है। तो इस सॉलिड एंगल को हम कहेंगे, ये वाला एरिया हमारा जो भी है यहाँ पर, ये एरिया कौन सा एरिया है, सरफेस एरिया है, वो जो है सरफेस एरिया डिवाइडेड बाय r², इसका रेडियस का स्क्वायर, ये हमें सॉलिड एंगल देगा, ठीक है। ये तो डेफिनेशन हो गया। अब ये जो पूरा सॉलिड एंगल है यहाँ पर बन रहा है, उसको हम कहते हैं, जैसे सर्किल में क्या कहते हैं, यहाँ पर जो पूरा एंगल बन रहा है इसको 2 पाई कहते हैं, 2 पाई रेडियन। यहाँ पर हम कहेंगे 4 पाई स्टे रेडियन, एस आर फॉर स्टे रेडियन, ये 4 पाई स्टे रेडियन हो गया। तो यहाँ पर हम कह सकते थे कि
अब उससे एक आइडिया आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका सॉलिड एंगल एक्चुअली है। तो यहाँ पर हम वही बात कर रहे हैं सॉलिड एंगल का, ठीक है। तो सॉलिड एंगल में यहाँ पर जो है सो हमने ले लिया है एक, ये क्या कहते हैं इसको, सरफेस, कोई डिस्टेंस r1 पर, r1 डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, और सॉलिड एंगल कितना है हमारा, ये डेल्टा ओमेगा। आगे जाकर हम जो उसी सॉलिड एंगल पर जितना भी उसका ये एरिया बनता है, क्योंकि ऐसे डिफाइन करते हैं ना सॉलिड एंगल को, ये सॉलिड एंगल को कैसे डिफाइन करते हैं, सॉलिड एंगल को डिफाइन करते हैं, हमें लेना होगा क्रॉस सेक्शनल एरिया डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना आ जाएगा, यदि हमने इसको फिक्स कर दिया है तो वो आएगा डेल्टा ओमेगा आर स्क्वायर। तो यहाँ पर जो एरिया आया r1 स्क्वायर डेल्टा ओमेगा, यहाँ जो एरिया आया ये वाला वो है r2 स्क्वायर डेल्टा ओमेगा, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, राइट। और नंबर ऑफ लाइंस देखिए दोनों जगह सेम है, जितना लाइन जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसको क्रॉस कर रहा है वही इसको भी क्रॉस करेगा, क्योंकि एक सॉलिड एंगल में जो भी लाइन निकल के आया है वो इधर से होकर जा रहा है। भले यहाँ वो रेयर हो गया है, थोड़ा सा डेंसिटी कम पड़ गया है, लेकिन ये एरिया भी तो बड़ा हो गया और वो उतना ही नंबर ऑफ लाइन क्रॉस करेगा। तो नंबर ऑफ लाइन जो है सो कंजर्व्ड है यहाँ पर, ठीक है। यदि हम बात कर रहे हैं यहाँ पर इस सॉलिड एंगल में, इसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ई लाइंस लिखते हैं, वो कंजर्व्ड है, फिक्स्ड है। फिक्स्ड है मतलब वो जो लाइंस है, ये दो पॉइंट का नाम दिया हुआ कुछ P1 और P2 पर सेम है। P1 पर जितना है वही जो नंबर ऑफ लाइंस है, ये जो हैश लिख रहे हैं हम इसको नंबर ऑफ कहते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एट P2। और ये नंबर ऑफ लाइंस कितना होगा, हम इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे डिफाइन किए थे, इलेक्ट्रिक फील्ड को हम डिफाइन किए थे कि भाई ये जो है तो प्रोपोर्शनल है, कोई कांस्टेंट दे देते हैं के प्राइम, हाँ, टाइम्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ऐसे डिफाइन किए थे ना। जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही ज्यादा। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है इसको हम क्या लिख सकते हैं, ई बाय कोई कांस्टेंट, ई बाय कोई कांस्टेंट लिख सकते हैं। इसका डेंसिटी पर डिपेंड करता है ना वो, ये डेफिनेशन में पर यूनिट एरिया होना चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू सम यूनिट एरिया, तो एरिया यहाँ पर देना पड़ेगा। तो ये नंबर ऑफ लाइन क्या हो जाएगा, ई टाइम एरिया, ई टाइम्स एरिया। तो एरिया कौन सा है यहाँ पर, इसका एरिया निकाले हुए हैं डेल्टा ओमेगा r1 स्क्वायर। और सेम चीज करेंगे यहाँ पर इसके लिए, यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी दो कहते हैं, ये P1 पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको 1 कहते हैं, P2 पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसे E2 कहते हैं, और बाय के प्राइम, और ये वाला जो है एरिया यहाँ पर डेल्टा ओमेगा r2 स्क्वायर। ओमेगा दोनों जगह सेम है, खत्म। और ये जो कांस्टेंट है यहाँ पर जो हम यूज कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो जो कांस्टेंट है वो भी दोनों जगह सेम है। तो ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, और इस तरह से आपको आ गया E1 बाय E2 इजकल टू r2 स्क्वायर बाय r1 स्क्वायर, या फिर आप इसको कह सकते हो E प्रोपोर्शनल टू 1 बाय r स्क्वायर। 1 यहाँ है, 1 यहाँ है, E2 यहाँ है, तो R2 यहाँ पर है। इसी को आप ऐसे लिख सकते हो ना, इसको लिख सकते हो 1 बाय r1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 बाय r2 स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हो। तो ये जो है सो प्रोपोर्शनल है 1 बाय r के। देखिए, तो जैसे जैसे आप दूर जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता जाएगा। और ये जो चीज़ें अभी आपको दिखाया फार्मूला से नहीं दिखाया, ये आपको हमने दिखाया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड के लाइन के कंसेप्ट से दिखाया। तो हमने जो बनाया है यहाँ पर ये फिगर, जिसमें हमें ये एरो का लेंथ और डायरेक्शन दोनों दिखाने की जरूरत नहीं है, केवल हम लाइन दिखा देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है, कहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कम है। क्योंकि दूर में जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का डेंसिटी कम हो जाता है, इसलिए
इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कम हो जाएगा। अब जो है सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दिखता कैसा है, यहाँ पर देखिए पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज में अवे है, निगेटिव चार्ज है उसमें अंदर की ओर आ रहा है, और ये जो है सो कम्प्लीटली जाता ही रहेगा, कहीं नहीं रुकेगा, इन्फिनिटी की तरफ चला जाएगा, और ये आ रहा है इन्फिनिटी की तरफ से। ये दोनों कभी दो ठो लाइन एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगे। अब मान लीजिए यहाँ पर दो है, ये कभी वापस आएंगे नहीं अपने आप में, ऐसा नहीं कि अपने में आ जाएंगे, गलत है, नहीं आएंगे वापस। ये भी यहाँ पर जा रहे हैं, अपने से निकल के नहीं आ रहे हैं, जस्ट आ रहे हैं, इन्फिनिटी से आ रहे हैं। यदि दोनों प्लस ले लेंगे तो ये तो इधर दूर जा रहा है, इधर दूर जा रहा है, अब इसमें इंट्रैक्शन हो गया, ये इसके पास जाएगा, इसको जाना था किधर, सीधा जाना था, लेकिन इधर से भी आ गया, अब ये दोनों टच नहीं कर सकते, क्रॉस नहीं कर सकते। हाँ, तो ये इसके वजह से बोला मैं ठीक है, मैं साइड हो जाता हूँ। जैसे आप दो आदमी आओगे तो क्या करोगे, मान लीजिए इधर इधर नहीं जा सकते, तो आप इधर निकलोगे, वो इधर निकलेगा, बिल्कुल ये भी वही कर रहा है, ये इधर निकल जा रहा है, इसके पास जगह नहीं है, यहाँ तक आ चुका है, तो ठीक है निकल जाते हैं, इसको पहले पता चल गया कि और भी लोग हैं इधर, इधर निकल गया। तो इस तरीके से ये दिखाता है यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और ये बीच में एक पॉइंट पर जो है जीरो हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि यहाँ कोई भी लाइन नहीं है। और इधर देखिए डेंसिटी उसका जो है सो कम पड़ गया, तो यहाँ पर जो है सो कम हो जाएगा फील्ड। यदि एक प्लस और एक माइनस है तो प्लस से निकल कर माइनस में जाएगा, ये आपस में ये जो है ना ऐसे नहीं आएगा, ये गलत है, लूप नहीं बनाएगा, लेकिन प्लस से निकल कर माइनस में जाएगा, प्लस से निकला है माइनस में गया, इधर देखिए, और इसके बाद में ये इधर जा रहा है तो इस तरह से जाएगा, ये बटरफ्लाई बनाता जा रहा है, प्लस माइनस रहेगा तो बटरफ्लाई बना देगा ये। और ये वाला लाइन तो सीधे उधर इन्फिनिटी से आ रहा है और इन्फिनिटी को जा रहा है, और बाकी इसमें जो है बेंडिंग हुआ इस तरह से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ पर इस तरह से दिखता है यदि ये प्लस और माइनस है तो, और जितना जिसका ज़्यादा डेंसिटी होगा जिस जगह पर, उस जगह पर उसका इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ज़्यादा होगा। आप देख सकते हो कि इधर डेंसिटी कम है, कोई पर्टिकुलर डिस्टेंस ले लें हम, मान लो, राइट, यदि डिस्टेंस ले लें तो हमें ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर जो है ये बहुत रेयर दिख रहा है ना, तो डेंसिटी यहाँ कम हो गया है कंपेयर टू इस पॉइंट पर, उतना ही डिस्टेंस पर देखें तो यहाँ पर अभी भी जो है सो है। तो फील्ड यहाँ कम होना चाहिए, वो देखेंगे बाद में इसका कैलकुलेट करके कि कहाँ पर कम होता है। लेकिन इसका इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ पर वेरिएशन बहुत तेज़ी से हो रहा है, थोड़ा सा आप चेंज करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएगा इस डायरेक्शन में, वो सिचुएशन यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर ऑलमोस्ट सेम सेम हो गया। यदि आप बहुत दूर चले जाएंगे तो ये बिल्कुल लगेगा कि एक ठो यहाँ पर कोई चार्ज है, एक चार्ज है, उसकी वजह से जो फील्ड आ रहा है ऐसे ही निकल जाएगा बहुत दूर में, एकदम ऐसे ही दिखेगा। तो ये बिल्कुल लगेगा पॉइंट चार्ज की तरह यहाँ पर इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में, लेकिन इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में बहुत कुछ हो रहा है, थोड़ा सा डिस्टेंस चेंज करेंगे आपका फील्ड बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएगा। ये नहीं लग रहा है कि एक फील्ड से, एक चार्ज से आ रहा है मेरे पास, तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट है। ओके, आज इतना ही रहने देते हैं, इसके बाद इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। थैंक यू।